अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज जो हम टॉपिक डिस्कस करने लगे हैं वो टेस्टिंग ऑफ हाइपोथेसिस से ही रिलेटेड है। आज हम जो चीज़ डिस्कस करेंगे वो है टेस्टिंग हाइपोथेसिस अबाउट डिफरेंसेस ऑफ मीन के लिए है और डिपेंडेंट सैम्पल्स के लिए, जो कि हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। डिपेंडेंट सैम्पल्स क्या होती हैं कि जब दो वेरिएबल्स आपस में कनेक्ट हों और ये अजम्पशंस लगाएं कि बोथ आर डिपेंडेंट। अजम्पशंस लगाना ज़रूरी हों। इसको मैंने काफ़ी डिटेल में बताया था जब हम कॉन्फिडेंस इंटरवल किया था। डिपेंडेंट वेरिएबल्स कौन से होते हैं? ऐसे वेरिएबल्स होते हैं जो अगर एक चीज़ में एक वेरिएबल में चेंज आया और दूसरा भी कुछ ना कुछ उससे अफेक्ट हो तो इसका मतलब है कि बोथ द वेरिएबल्स आर डिपेंड ऑन ईच अदर। और अगर ऐसे वेरिएबल्स हों एक के चेंज होने से दूसरे में कोई फ़र्क ना पड़े, कोई तब्दीली ना आए, कोई चेंज ना आए, तो वो इंडिपेंडेंट होते। इससे पहले हमने जितनी भी चीज़ें की वो इंडिपेंडेंट के लिए की थी। आज हम डिपेंडेंट सैंपल विद द अजम्पशंस द बोथ वेरिएबल्स बोथ वैल्यूज़ आर डिपेंड ऑन ईच अदर, तो उसके लिए क्या प्रोसीजर होगा, उसको हम टेस्टिंग क्या करेंगे, उसके लिए हम कौन सा टेस्ट यूज़ करेंगे, क्या प्रोसीजर होगा, हाइपोथेसिस कैसे बनाएंगे, तो सारी चीज़ें आज हम अपने लेक्चर में डिस्कस करेंगे। फर्स्ट स्टेप के वही चीज़ कि मैं आपको सबसे पहले इसका जनरल प्रोसीजर बताऊंगी कि जनरल प्रोसीजर बेसिकली होगा तो वो 6 स्टेप्स का ही, लेकिन आपने उसको कैसे जो है वो डील करना है वो मैं सारी चीज़ें आपको बता रही हूँ। फर्स्ट स्टेप वही होगा हाइपोथेसिस के लिए। अब यहाँ पर थोड़ा सा मैंने ना हाइपोथेसिस को थोड़ा डिफरेंट कर दिया ताकि डिफरेंसेस वाला जो हाइपोथेसिस है ना वो आपका डिपेंडेंट सैंपल्स के साथ मिक्स ना हो। तो जब भी डिपेंडेंट सैंपल की बात है तो आप हाइपोथेसिस इस तरह का बना लें, म्यू डी इज इक्वल्स टू 0, म्यू डी इज नॉट इक्वल्स टू 0। एक हाइपोथेसिस ये होगा। इक्वल और नॉट इक्वल का जो हाइपोथेसिस होता है, जो कि मैं पहले भी बता चुकी हूँ, वो होता है टू टेल्ड टेस्ट। ठीक है, H1 को देख के हम डिसाइड करते हैं कि ये वन टेल्ड है या टू टेल्ड। सेकेंड ऑप्शन ये हो सकती है कि लेस देन और ग्रेटर देन का हाइपोथेसिस हो। H1 को अगर देखूं तो मुझे ये लगेगा कि ये वन टेल्ड है ऑन राइट साइड। इसी तरह हाइपोथेसिस की तीसरी काइंड ये हो सकती है कि ऊपर वाला ग्रेटर का और नीचे वाला जो है वो लेस को, यानी कि इन तीनों में से कोई एक हाइपोथेसिस सुटेबल होता है किसी भी क्वेश्चन के ऊपर, तो ये वन टेल्ड ऑन द लेफ्ट साइड आ गया। ठीक, म्यू डी के अकॉर्डिंग बना लेंगे तो कंफ्यूज नहीं होंगे। सेकेंड स्टेप इसका यही है, अल्फा 0.01 और 0.05 जो भी आपको गिवन होगा आपने उसके अकॉर्डिंग अपना क्वेश्चन जो है वो सॉल्व करना है। उसके बाद जो स्टैटिस्टिक्स यूज़ होती है, जो फार्मूला यूज़ करना है, पहले भी मैंने बताया था जब भी डिपेंडेंट सैंपल होते हैं उसमें सिग्मा भी गिवन नहीं होता, उसमें जो एन है ऑब्जर्वेशंस है वो भी लेस देन 30 ही होती हैं। तो डिपेंडेंट सैंपल की जब भी बात होती है तो हम वहाँ पर टी टेस्ट अप्लाई करते हैं। ठीक है, टी टेस्ट बेसिकली जब हमने अप्लाई किया था इससे पहले फॉर सिंगल मीन के लिए, तो मैंने टी का ना फार्मूला ये लिखा था एक्स बार माइनस म्यू ओवर एस डिवाइडेड बाय अंडर रूट एन। ये वाला फार्मूला जो है ना वो मैंने पहले जो है वो लिखा था, लेकिन इस सिचुएशन में फार्मूला थोड़ा सा चेंज हो जाएगा। वो क्या होगा, डिपेंडेंट सैंपल में कॉन्फिडेंस इंटरवल में हम ये चीज़ थोड़ी सी डिस्कस कर चुके हैं। डी बार माइनस म्यू डी डिवाइडेड बाय एस डी डिवाइडेड बाय अंडर रूट एन, यानी कि जो स्टेटिस्टिक जो फार्मूला आपने यूज़ करना है वो हमारे पास ये है, डी बार म्यू डी एस डी देन डिवाइड बाय अंडर रूट एन। उसके बाद डी एस डी किस मेथड, क्योंकि एस डी की वैल्यू भी हमें निकालनी है, डी बार की भी वैल्यू निकालनी है और म्यू डी जो है। अच्छा, अब पहली बात ये है कि मैंने पहले भी हाइपोथेसिस में बनाया, ज़रूरी नहीं है कि ये इक्वल्स टू 0 ही हो। जब क्वेश्चन में कोई वैल्यू गिवन नहीं है, ठीक है, तो आप यहाँ 0 पुट करेंगे। लेकिन कुछ क्वेश्चन जो कि अभी 26 या 27 क्वेश्चन ऐसा था जिसमें आपको डिफरेंस की वैल्यू गिवन थी, तो अब यहाँ पर कोई वैल्यू भी हो सकती है और अगर कोई वैल्यू नहीं है तो वो 0 हम पुट कर लेंगे। ठीक है, उसके बाद यानी कि ऑलवेज जो है ये 0 नहीं होता है, इसकी कोई ना कोई वैल्यू बाज़ दफ़ा क्वेश्चन में हमें गिवन होती है तो हमें वही वैल्यू यूज़ करनी होती है। एस डी के लिए मैंने ये फार्मूला लिखा है कि एस डी को आप जो है वो किस मेथड से निकाल सकते हैं, समीशन डी माइनस डी बार का स्क्वायर डिवाइड बाय अंडर रूट एन। डी बार कैसे निकालेंगे, सम ऑफ डी ओवर एन करके, और डी क्या होगा, डी होगा एक्स माइनस वाई, या आप दोनों एक वेरिएबल को एक्स का नाम दे दें, एक वेरिएबल को वाई का नाम दे दें, या अगर आप एक्स वाई नहीं दे सकते तो कोई भी नाम दे दें, x1 x2 दे दें। तो बेसिकली हमने निकालना तो डिफरेंस है ना, तो आप कोई भी उसको नेम दे सकते हैं।
एस डी का एक और फार्मूला है कि एस डी हम और कैसे निकाल सकते हैं, एस डी हम इस तरह भी निकाल सकते हैं सम ऑफ स्क्वायर वाले फार्मूलों से। तो इस वाले फार्मूले से भी जो है वो हम एस डी जो है वो निकाल सकते हैं, आपकी बुक में ये गिवन है। तो ये दोनों फार्मूले जो है वो हम यूज़ कर सकते हैं एस डी के लिए। बहुत डिटेल में हम कॉन्फिडेंस इंटरवल में इस चीज़ को पढ़ चुके हैं। उसके बाद फोर्थ स्टेप क्रिटिकल रीजन क्या होगा। क्रिटिकल रीजन आपको पता है H1 को देख के बनता है, कंक्लूजन भी H1 को देख के निकालते हैं। अगर आपके पास H1 जो है वो है आपके पास नॉट इक्वल्स टू 0, ये टू टेल्ड होता है। जब ये टू टेल्ड, मैंने यहाँ पहले ही बता दिया है कि इस तरह का जो हाइपोथेसिस होता है इक्वल और नॉट इक्वल का, ये टू टेल्ड होता है। जब टू टेल्ड होता है इसका मतलब है कि दो क्रिटिकल वैल्यूज़ आप लोगों ने निकालनी है, ठीक है। दो क्रिटिकल वैल्यूज़ कैसे निकालेंगे, टू टेल्ड है तो हम क्या लिखेंगे -t α/2, इसमें डिग्री ऑफ फ्रीडम तो यूज़ करना है n-1। पेयर्ड ऑब्जर्वेशंस में इसको पेयर्ड ऑब्जर्वेशंस भी कह सकते हैं, ठीक है, डिपेंडेंट सैंपल्स भी कह सकते हैं। इसमें जो डिग्री ऑफ फ्रीडम यूज़ होगा वो n-1 का ही होगा, ठीक, जो सिंगल मीन के लिए यूज़ होता है। उसके बाद यहाँ पर जब दूसरी क्रिटिकल वैल्यू लगाएंगे तो ये सेम चीज़ पॉजिटिव साइन के साथ आ जाएगा, यहाँ α/2 लास्ट में आप लोगों ने करना है, ठीक। उसके बाद अगर आपके पास H1 जो है वो म्यू डी इज़ ग्रेटर देन 0, यानी कि वन टेल्ड ऑन द राइट साइड है, राइट साइड पे पॉजिटिव साइन आता है, पॉजिटिव साइन यहाँ α/2 नहीं करते, सिर्फ अल्फा रखते हैं और आगे इसका डिग्री ऑफ फ्रीडम आ जाएगा। इसी तरह अगर H1 जो है वो आपका इस तरह से है कि म्यू डी इज़ लेस देन 0, मीन्स कि ये वन टेल्ड ऑन द लेफ्ट साइड है, तो ये आ जाएगा -nt के साथ α/2 नहीं करना, α/2 सिर्फ टू टेल्ड में होता है, वन टेल्ड चाहे राइट साइड हो चाहे लेफ्ट साइड हो आपने α/2 नहीं करना होता। तो जो आपका हाइपोथेसिस होगा उसी के अकॉर्डिंग आपकी क्रिटिकल रीजन की वैल्यू भी निकलेगी, ठीक है। इट्स डिपेंड कि कौन सा आपका हाइपोथेसिस जो है वो क्वेश्चन में यूज़ हो रहा है। उसके बाद कंप्यूटेशन करनी है। कंप्यूटेशन क्या होती है, इस फार्मूले में वैल्यूज पुट करनी है और टी कैलकुलेटेड की वैल्यू निकालनी है इस वाले स्टेप में। फिर सिक्स्थ स्टेप जो है वो आपका कंक्लूजन का होता है। कंक्लूजन इट्स डिपेंड ऑल्सो डिपेंड्स अपॉन ऑल्टरनेटिव हाइपोथेसिस, ठीक है। कंक्लूजन की डायग्राम कौन सी यूज़ करनी है, इट्स ऑल्सो डिपेंड्स ऑन H1। अगर आपके पास H1 नॉट इक्वल का है तो दोनों तरफ आपकी जो है वो वैल्यू पुट होगी। इस तरह अगर ग्रेटर का है तो राइट साइड पर आपकी क्रिटिकल वैल्यू पुट होगी, और अगर लेस का है तो ये लेफ्ट साइड पर आपकी क्रिटिकल वैल्यू इस पॉइंट पर पुट होगी। और ये वाला जो एरिया है ये एक्सेप्टेंस का, AR मीन्स एक्सेप्टेंस रीजन और RR का मतलब है रिजेक्शन रीजन। यहाँ पर कहाँ पर एक्सेप्टेंस रीजन लाई कर रहा है वो भी मैंने मेंशन किया है, रिजेक्शन कहाँ लाई कर रहा है ये भी मैंने मेंशन किया, टू टेल्ड में भी मैंने मेंशन किया है एक्सेप्टेंस रीजन का होगा और रिजेक्शन रीजन का होगा। ये तो हो गया आज के टॉपिक का जर्नल प्रोसीजर। अब इसको प्रैक्टिकली हम किसी क्वेश्चन पर कैसे अप्लाई कर सकते हैं वो देखते हैं। अच्छा, अब इस तरह के क्वेश्चन की मैंने आपको एक पहचान बताई है कि जब भी डिपेंडेंट सैम्पल्स हो या पेयर्ड ऑब्जर्वेशन हो तो इसमें क्वेश्चंस जो है ना बिफोर आफ्टर और जो है ओल्ड न्यू इस तरह के वैरायटी 1 वैरायटी 2 इस तरह के जो हैं क्वेश्चंस आते हैं कि वो देखने से पता चल जाता है कि ये दोनों आपस में लिंक्ड है और इन दोनों का कंपैरिजन करना है। तो वहाँ पर हम जो है वो डिपेंडेंट सैम्पल वाला मेथड जो है वो प्रोसीजर जो है वो अप्लाई कर देते हैं। लेट्स सपोज यहाँ पर मेरे पास एक डाटा है पेयर ऑफ शूज़ का, 10 पेयर ऑफ शूज़ हैं, न्यू मटेरियल है और ओल्ड मटेरियल है, और वो बता रहा है कि न्यू और ओल्ड मटेरियल में कोई फ़र्क है या नहीं, ठीक है। वो क्या कह रहा है कि एट 0.05 लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस, वो कह रहा है कि 5% पे आप इसको चेक करें, इज़ देयर एविडेंस दैट द एवरेज वेयर इज़ हायर फॉर न्यू मटीरियल देन ओल्ड मटीरियल। हायर का वर्ड आ गया जी, यहाँ पर हायर, कोई डिफरेंस कोई कंसिस्टेंट कुछ भी नहीं आया, हायर का वर्ड आ गया। और हायर के लिए जो हम साइन यूज़ करते हैं वो यूज़ करते हैं ग्रेटर का। अच्छा, जो भी इंफॉर्मेशन गिवन होती है विदाउट इक्वालिटी, हायर एंड इक्वल आ जाता या एट लीस्ट आ जाता या एट मोस्ट आ जाता तो वो हम, क्योंकि एट लीस्ट का साइन होता है ग्रेटर एंड इक्वालिटी, एट मोस्ट का होता है लेस एंड इक्वालिटी। तो अगर कोई ऐसी चीज़ आ जाए जिसमें इक्वालिटी होल्ड करे तो हम डायरेक्टली किस में लिखते हैं, H0 में। नल हाइपोथेसिस में लिखते हैं जिसमें इक्वालिटी, जिन चीज़ों में इक्वालिटी आ रही होती है उसको हम लिखते हैं H0 में। अब यहाँ पर सिर्फ हायर आ रहा है, ग्रेटर की बात हो रही, ग्रेटर देन की बात हो रही है, इक्वालिटी की बात नहीं हो रही। तो जो भी हम हाइपोथेसिस बनाएंगे उसको हम किस में लिखेंगे, H1 में, ठीक है। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं और ऐसे भी कि न्यू वैरायटी, एवरेज ऑफ न्यू वैरायटी इज हायर देन द एवरेज ऑफ
ओल्ड वैरायटी। ठीक, अब ये 0 के इक्वल मैंने क्यों पुट किया कि क्वेश्चन में जो है वो कहीं पर भी पॉपुलेशन मीन की वैल्यू गिवन नहीं थी। अब यहाँ पर ये ग्रेटर है तो इसके ऑपोजिट में इक्वल भी लिख सकती हूँ और लेस इनइक्वालिटी भी लिख सकती हूँ, तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो मेन हमारा जो हाइपोथेसिस हो गया वो मैंने ये वाला ले लिया कि हायर का वर्ड था, इक्वालिटी नहीं थी, तो उसको मैंने H1 में लिख दिया और H0 जो है वो मैंने H1 के ऑपोजिट बना दिया। ठीक, फर्स्ट स्टेप तो हमारा डन हो गया। अब ये हायर है तो ये क्या है, वन टेल्ड ऑन दी राइट साइड, वन टेल्ड ऑन द राइट साइड। सेकेंड स्टेप अल्फा हमें गिवन था वो हमने 0.05 ले लिया। थर्ड स्टेप डिपेंडेंट है तो हमने इसका फार्मूला लिख लिया। फोर्थ स्टेप इट्स अ क्रिटिकल वैल्यू मीन्स टेबल वैल्यू। टेबल वैल्यू के लिए हम क्या यूज करते हैं, H1। H1 मेरे पास है म्यू डी इज ग्रेटर देन 0, ग्रेटर है और वन टेल्ड है तो अल्फा आएगा साथ में और n-1 आ जाएगा। ठीक, अल्फा बाई 2 क्यों नहीं आया, क्योंकि ये टू टेल्ड टेस्ट नहीं है। माइनस क्यों नहीं आया, क्योंकि ये लेस का वाला हाइपोथेसिस नहीं है, ये ग्रेटर है, तो 0 से आगे जितनी भी वैल्यूज होती हैं वो पॉजिटिव होती हैं। दैट्स वाई हम इसमें पॉजिटिव साइन जो है वो अप्लाई करते हैं। अल्फा हमारे पास 0.05 ही है, n हमारे पास 10 है, 10-1 करेंगे तो 0.05 को आपने 9 में देखा, टेबल में आपकी बुक एंड में मौजूद है 433 पेज पे, वहाँ से जो वैल्यू आई वो 1.833 आ गई। क्रिटिकल वैल्यू हो गई। उसके बाद फिफ्थ स्टेप इज अ स्टेप ऑफ कंप्यूटेशन। हमने क्या करना है, टी की कैलकुलेटेड वैल्यू निकालनी है। उसके लिए हमें क्या क्या प्रोसीजर करना पड़ेगा, हमें बेसिकली डी बार चाहिए फार्मूले में। तो डी बार का फार्मूला मैंने लिखवाया है सम ऑफ डी ओवर एन। तो डी होगा तो उसका सम होगा ना, तो डी में इसको अगर मैं ओल्ड न्यू मटेरियल को मैंने x1 का नाम दे दिया, ओल्ड मटेरियल को मैंने x2 का नाम दे दिया। ठीक है, तो x1 माइनस x2 करके मैं d बनाऊंगी। ये 2 माइनस 4 किया तो -2 आया, 4 माइनस 5 किया तो -1, ये सारे डिफरेंस की वैल्यू आ गई। ठीक, अब इसका जो सम है वो आ रहा है 3। ठीक है, इस पूरे d का सम जो आ रहा है वो 3, तो यहाँ से मैं डायरेक्टली d बार निकाल लूँगी। सम ऑफ d ओवर n इज इक्वल टू 3/10 एंड फाइनली d बार इज इक्वल टू 0.3। 0.3 आ गया। उसके बाद मुझे इस फार्मूले के लिए चाहिए म्यू डी। म्यू डी की कोई वैल्यू क्वेश्चन में गिवन नहीं थी, तो ये डायरेक्टली 0 के इक्वल आ जाएगा लाइक दिस। डी बार की जगह डी बार पुट किया, म्यू डी की जगह 0। अब एस डी निकालना है। एस डी के लिए मैंने दो फार्मूले यूज़ किए, क्योंकि मैंने सम ऑफ स्क्वायर वाले फार्मूले यूज़ करना आसान होता है, तो मैंने इसका ये वाला फार्मूला लिख लिया। सम ऑफ डी स्क्वायर पुट किया, सम ऑफ डी पुट किया, इसको थोड़ा सा सॉल्व किया तो हमारे पास जो एस डी था वो फाइनली 1.77 आ गया। ठीक, जब 1.77 आ गया तो इस फार्मूले में एस डी की जगह हमने क्या पुट किया, 1.77 डिवाइडेड बाय √10। इस पूरे टर्म को सॉल्व किया, फार्मूले को सॉल्व किया तो हमारे पास आ गया 0.536। 0.536। अब कंक्लूजन क्या निकालना है, आपको पता है कंक्लूजन भी H1 को देख के ही निकलता है। क्यों, क्योंकि मेरे पास H1 जो है वो क्या है, म्यू डी इज़ ग्रेटर देन 0। तो मैं क्या करूँगी, ग्रेटर साइड पर 0 से आगे जो है अपनी टेबल वैल्यू पुट कर लूँगी। हमेशा जो भी हमारे पास डायग्राम होती है, जो भी कर्व होता है, उसमें हम हमेशा कौन सी वैल्यू पुट करते हैं, क्रिटिकल वैल्यू, टेबल वैल्यू। वो मैंने पुट कर दी। वो क्योंकि 0 से आगे है, पॉजिटिव साइन के साथ है, तो 1.833 यहाँ, जैसे पिछले का सारा एरिया एक्सेप्टेंस का है और इधर वाला जो एरिया है वो रिजेक्शन का है। अब हमने देखना है कि टी की कैलकुलेटेड वैल्यू कहाँ लाई करें। इस पॉइंट पे हम टेबल वैल्यू पुट करते हैं और फिर इसको कंपेयर करते हैं कि ये वाली वैल्यू 0.5 कहाँ लाई करेगा। तो यहाँ हम देखते हैं कि 0.5 यहाँ कहीं लाई कर रहा है, और ये कौन सा वाला एरिया, ये सारा एरिया जो है वो एक्सेप्टेंस का है। तो हम क्या लिखेंगे, सिंस कैलकुलेटेड वैल्यू ऑफ टी दैट इज इक्वल्स टू 0.536 फॉल्स इन दी एक्सेप्टेंस रीजन, सो वी एक्सेप्ट आवर नल हाइपोथेसिस। तो ये हमारा जो था वो पूरा प्रोसीजर जो है वो सॉल्व हो गया। अब आज जो हमने टॉपिक डिस्कस किया वो कौन सा था, डिपेंडेंट सैंपल का। डिपेंडेंट सैंपल में हाइपोथेसिस कैसे बनाने हैं, डिग्री ऑफ फ्रीडम आपने कौन सा यूज़ करना है, n-1 यूज़ होगा,
SD का क्या यूज़ करना है, डायग्राम कौन सी यूज़ करनी है। इससे रिलेटेड आपकी एक्सरसाइज की बात की जाए तो क्वेश्चन नंबर 31, 32, 33 ये 3 सवाल जो हैं वो पेयर्ड ऑब्जर्वेशन या डिपेंडेंट सैंपल से रिलेटेड है, आपने ट्राई करने हैं। यही क्वेश्चन अगर इक्वल और नॉट इक्वल का होता तो सिर्फ आपके पास जो डिफरेंस आता वो एक क्रिटिकल वैल्यू में आता और ये डायग्राम में आता, बकाया सारा प्रोसीजर सेम होता। ठीक है, अगर यहाँ इक्वल और तो अगर एक भी आप कर लें तो इक्वल नॉट इक्वल का करना आपके लिए मुश्किल नहीं होगा। ठीक है, तो आपने ट्राई करना है। इक्वल नॉट इक्वल के लिए भी एक मैंने ग्रेटर वाला कर दिया, आप लेस वाला भी ट्राई करना, इक्वल नॉट इक्वल वाला भी ट्राई करना। कोई प्रॉब्लम आए तो डिस्कस करना। एक्सरसाइज ज़रूर देखिएगा, एक्सरसाइज के बगैर आपको चीज़ें इतनी क्लियर नहीं होगी। एग्जाम्पल्स भी देखिएगा, एक्सरसाइज भी देखिएगा। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं न्यू टॉपिक के साथ।